बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम जमात चहारम की माशरती इल्म की किताब के बाब अव्वल का पहला सबक पढ़ेंगे। बाब अव्वल शहरियत यानी सिटीजनशिप। इसका पहला सबक है शहरियत और इंसानी हुकूक यानी सिटीजनशिप एंड ह्यूमन राइट्स। सबसे पहले हम बाब अव्वल के उन्वान की तरफ देखेंगे जो कि है शहरियत यानी सिटीजनशिप। सबक को शुरू करने से पहले मैं आपको शहरियत के बारे में समझाना चाहूँगी कि शहरियत किसे कहते हैं। यहाँ पे मैं आपको मिसाल दूंगी कि ये एक घर है जिसको हम रियासत या मुल्क का नाम देंगे, और यहाँ पर एक फ़र्द है जिसको हम फ़र्द या शख्स कह सकते हैं। शहरियत एक फ़र्द और एक रियासत के माबैन के ताल्लुक़ को ज़ाहिर करती है, जिसमें ये फ़र्द इस रियासत से वफ़ादारी का पाबंद होता है। इसके अलावा इसके ऊपर कुछ ज़िम्मेदारियाँ भी होती हैं जिसके बदले में रियासत इसको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करती है। अब यहाँ पर हमने लफ्ज़ यूज़ किया है तहफ़्फ़ुज़ का। रियासत इस फ़र्द को क्या तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करती है, इसके बारे में हम आगे जाकर पढ़ेंगे कि एक रियासत में रहते हुए किसी फ़र्द को कौन कौन से तहफ़्फ़ुज़ात हासिल होते हैं। इसके अलावा एक रियासत में रहने वाले फ़र्द को कुछ माशरती, माशी, सियासी और दीगर हुकूक वो फ़राइज़ हासिल होते हैं। कुछ हुकूक उसको हासिल होते हैं जबकि कुछ फ़राइज़ उसको अदा करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर हमने शहरियत के बारे में पढ़ा कि शहरियत एक फ़र्द और एक रियासत के माबैन के ताल्लुक़ को ज़ाहिर करती है, जिसमें फ़र्द रियासत से वफ़ादारी का पाबंद होता है और उसके कुछ फ़राइज़ होते हैं जो कि इसे रियासत के लिए अदा करने पड़ते हैं, और रियासत फ़र्द पर कुछ फ़राइज़ आयद करती है जिसके लिए वो पाबंद होता है, जिसके बदले में रियासत उसको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करती है और उसको कुछ हुकूक यानी राइट्स देती हैं। वो हुकूक कौन से हैं? उसको कुछ माशरती, कुछ माशी, कुछ सियासी और दीगर हुकूक के बारे में हम पढ़ेंगे कि किसी भी फ़र्द को एक रियासत में रहते हुए कौन से हुकूक हासिल होते हैं। तो यहाँ पर हमने शहरियत के बारे में समझा। अब हम बाब अव्वल यानी शहरियत में पहला सबक शुरू करेंगे जो कि है शहरियत और इंसानी हुकूक। इस सबक में हम सीखेंगे शहरी यानी सिटीज़न के बारे में, आलमी शहरी ग्लोबल सिटीज़न के बारे में, डिजिटल साइबर शहरी डिजिटल साइबर सिटीज़न के बारे में। इसके अलावा हम कुछ ह्यूमन राइट्स के बारे में पढ़ेंगे, फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स के बारे में पढ़ेंगे, और हुकूक और ज़िम्मेदारियों यानी राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ भी कह सकते हैं इसको, इनमें हम डिफरेंस के बारे में देखेंगे कि इनमें क्या फ़र्क है। तो सबक को शुरू करते हैं। हमारी पहचान हमारा मुल्क पाकिस्तान है। हम इसके बाशिंदे हैं। बाशिंदे यानी रहने वाले। वो फ़र्द या वो शख्स जो किसी मुल्क का बाशिंदा हो यानी जो किसी मुल्क का रहने वाला हो जहाँ उमूमन इसे तमाम माशरती, माशी, सियासी और दीगर हुकूक हासिल हों। यानी एक ऐसा शख्स जो किसी मुल्क का बाशिंदा यानी उसका रहने वाला हो और उस मुल्क में रहते हुए इससे तमाम माशी, माशरती, सियासी और दीगर हुकूक हासिल हो। अब मैं आपको समझाती हूँ इन टर्म्स के बारे में कि माशरती हुकूक क्या है, माशी हुकूक क्या है, सियासी हुकूक क्या है और दीगर हुकूक में कौन से हुकूक आते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं माशरती हुकूक के बारे में। माशरती ये वर्ड डिराइव किया गया है माशरे से, जिसको इंग्लिश में हम सोसाइटी कहते हैं। आप जब किसी सोसाइटी में रहते हैं तो आपको कौन से राइट्स दिए जाते हैं, जैसे कि तालीम का हक। ये आपका राइट है कि आपको फ्री एजुकेशन दी जाए। पाकिस्तान में प्राइमरी लेवल तक फ्री एजुकेशन दी जाती है। इसके अलावा रहने का हक, पर्दादारी का हक कि आपके घर आपकी इजाज़त के बगैर कोई नहीं आ सकता। किसी माशरे में इज़्ज़त से रहने का हक,
इसके अलावा कहीं आने जाने यानी नक्लो हमल का हक आपको दिया जाता है। यहाँ पर मैंने आपको कुछ माशरती हुकूक बताए हैं। दूसरा है माशी हुकूक, जिसको हम इक्तिसादी हुकूक भी कहते हैं, जो कि पैसे से रिलेटेड है। यानी आप अपने लिए रोज़ी कमाएं, आप अपना कोई कारोबार करें, लेकिन यहाँ पे इन तमाम हुकूक के लिए शर्त ये है कि ये तमाम हुकूक आप कानून के दायरे में रहते हुए करें। यानी आपको कारोबार का हक दिया गया है, लेकिन आपने कोई गैर कानूनी कारोबार नहीं करना। आपको रहने का हक दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप किसी को उसके घर से ज़बरदस्ती निकालें और आप उसके घर में रहने लग जाएं। इसके अलावा सियासी हुकूक, पाकिस्तान में आपको वोट का हक दिया जाता है, सियासी जमात बनाने का हक, आप अपनी मर्जी से किसी भी जमात से ताल्लुक़ रख सकते हैं, ये सियासी हुकूक में आते हैं। दीगर हुकूक, इनके अलावा जितने भी हुकूक हैं वो सारे दीगर हुकूक की कैटेगरी में आ जाते हैं। जैसे कि आपको जिंदा रहने का हक है, आपको सेहत की हुकूक दिए जाते हैं, आपको आज़ादाना नक्लो हरकत का हक हासिल है, इजहार राय का हक, तकरीर का हक, तमाम इंसानों को किसी रियासत में रहते हुए उनकी नस्ल, उनकी ज़ुबान, सकाफ़त के फ़र्क के बावजूद उनको बराबरी का हक दिया जाता है। इसके अलावा भी कई सारे हुकूक हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। इस जुमले को फिर से पढ़ते हैं। वो फ़र्द जो किसी मुल्क का बाशिंदा हो जहाँ उमूमन उसे तमाम माशरती, माशी, सियासी और दीगर हुकूक हासिल हो और वो अपने तमाम फ़राइज़ अदा करने का पाबंद हो। यहाँ पर बात की गई है हुकूक की, यानी राइट्स की। जहाँ पर आपको हुकूक दिए जाएंगे वहीं पर आपकी कुछ जिम्मेदारियां यानी ड्यूटीज, फराइज या रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होंगी। इन सब का मतलब एक ही है, और वो अपने तमाम फ़राइज़ अदा करने का पाबंद हो। अब यहाँ पर मैंने आपको फ़राइज़ का भी जिक्र किया है कि फ़र्ज़ क्या है, पर्दादारी का हक। आपको ये हक दिया गया है कि कोई आपके घर बगैर इजाज़त के नहीं आएगा, तो आपका क्या फ़र्ज़ है कि आप भी किसी की इजाज़त के बगैर उनके घर के अंदर नहीं जाएंगे। तालीम का हक, आपको ये हक दिया गया है कि आप जाएं, आप तालीम हासिल करें, लेकिन आपका भी फ़र्ज़ है कि आप किसी को तालीम हासिल करने से ना रोके। इसके अलावा इक़्तिसादी हुकूक में मैंने आपको बताया कि कारोबार करना आपका बुनियादी हक है। ऐसा नहीं है कि आपने कहीं दुकान खोली हुई है तो आप उस इलाके में किसी और को दुकान खोलने ही ना दें, यानी आपने गैर कानूनी काम भी नहीं करने। आपके राइट्स के साथ और लोगों के राइट्स भी जुड़े हुए होते हैं। जहाँ पर आपका हक ख़त्म होता है वहाँ पर किसी दूसरे का हक शुरू होता है और आपका फ़र्ज़ शुरू हो जाता है। तो उस शख्स को उस मुल्क का शहरी कहा जाता है। यहाँ पर आपके पास सिटीज़न की डेफिनेशन आ गई है कि शहरी कौन होता है। शहरी वो फ़र्द है जो किसी मुल्क का बाशिंदा हो जहाँ उमूमन उसे तमाम माशरती, माशी, सियासी और दीगर हुकूक हासिल हो और वो अपने तमाम फ़राइज़ अदा करने का पाबंद हो, तो उसको शहरी कहा जाता है। आम तौर पर कोई शख्स जिस मुल्क में पैदा हो उसी मुल्क का शहरी होता है, कि जो शख्स जिस मुल्क में पैदा हो, उसकी पैदाइश जिस जगह की हो, वो उसी मुल्क का फ़र्द यानी बाशिंदा यानी उसका शहरी बन जाता है। तो यहाँ पर हमने सीखा सिटीज़न यानी शहरी के बारे में, और उससे पहले हमने शहरियत के बारे में देखा। शहरियत, शहरी, ये सारे टर्म्स रियासत और एक शख्स के दरमियान का ताल्लुक़ ज़ाहिर करते हैं। इसको रीड करते हैं। शहरियत का तस्वुर सबसे पहले कदीम यूनानियों ने पेश किया। शहरियत यानी सिटीज़नशिप का जो तस्वुर है, ये जो आइडिया है, ये सबसे पहले यूनानियों यानी ग्रीक्स ने पेश किया था। यूनान ग्रीस के रहने वालों को कहते हैं। नीचे हमारे पास एक एक्टिविटी दी हुई है, इसको रीड करते हैं। सोचिए और जवाब दें। थिंक एंड आंसर। आप किस मुल्क की शहरी हैं? सवाल किया गया है कि आप किस मुल्क के शहरी हैं? मैं पाकिस्तान की शहरी हूँ। क्या आपको ये चंद हुकूक हासिल हैं? जी हाँ या जी नहीं में जवाब लिखिए। नीचे हमें कुछ हुकूक दिए गए हैं और पूछा गया है कि आपको अपने मुल्क में रहते हुए ये हुकूक हासिल हैं या नहीं। फर्स्ट है जीने का हक, जी हाँ।
तालीम का हक, जी हाँ। सेहत का हक, जी हाँ। इनके मैं आपको इंग्लिश टर्म्स लिख दूं। राइट टू लाइफ, राइट टू एजुकेशन, सेहत का हक, राइट टू एजुकेशन एंड हेल्थ। ऐसा हो सकता है कि आप 9th-10th में जब पहुंचे तो आपको ये इंग्लिश में पढ़ाया जाए, या मे बी आपको सेकेंडरी लेवल में भी इंग्लिश में पढ़ाया जाए। तो आप कोशिश करें कि जहां पर आपको इंग्लिश टर्म्स दी गई हैं आप उनको ज़रूर सीखें। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 2 की तरफ। कोई भी फर्द किसी एक मुल्क का शहरी होने के साथ साथ आलमी शहरी भी होता है। आइए जानते हैं कि आलमी शहरी कौन होता है। यहाँ पर जिक्र किया गया है आलमी शहरी यानी ग्लोबल सिटीजनशिप के बारे में। इसको रीड करते हैं। आलमी शहरी, ग्लोबल सिटीजन। आलमी शहरी, ग्लोबल सिटीजन से मुराद वो शहरी है जो आलमी मामलात के बारे में आगाही रखता है, रंग, नस्ल, जिन्स, जुबान और सकाफत की तमीज़ किए बगैर सबका एहतराम करता है। वो अपने मुल्क के साथ साथ दुनिया में रहने वाले तमाम अफराद की भलाई के लिए काम करता है, मसावात और अमन के फ़रोग़ यानी इसके फैलाव के लिए जदोजहद करता है। जदोजहद यानी कोशिश करना। बतौर आलमी शहरी वो इस बात पर यकीन रखता है कि एक फ़र्द या एक कौम की खुशहाली दूसरे अफराद या कौमों की खुशहाली पर मुनसर होती है। मुनसर यानी एनसार करना। यहाँ पर बात की गई है ग्लोबल सिटीजन यानी आलमी शहरी के बारे में। ग्लोब कहते हैं दुनिया को, यह है पूरी दुनिया। ग्लोबल सिटीजन ऐसा शहरी होता है जो अपने मुल्क यानी अपने रियासत में रहने के साथ साथ पूरी दुनिया के मामलात के बारे में भी आगाही रखता है। फॉर एग्जाम्पल, ये पाकिस्तान है, मैं पाकिस्तान की शहरी हूँ, लेकिन अगर इंडिया में कुछ होता है, अफगानिस्तान में कुछ होता है, बांग्लादेश में, बरतानिया में, अमेरिका में, चीन में, रूस में, मुझे इन सब के बारे में आगाही होती है तो मैं आलमी शहरी हूँ। यानी आप अपने मुल्क के मामलात के बारे में आगाही रखने के साथ साथ आलमी मामलात के बारे में भी आगाही रखते हैं। आलमी शहरी यानी ग्लोबल सिटीजन क्या करता है? वो रंग, नस्ल, जिन्स, ज़ुबान और सकाफत की तमीज़ किए बगैर सबका एहतराम करता है। वो ये नहीं देखता कि इनका ताल्लुक़ किस मुल्क से है या इनका रंग क्या है, इनकी ज़ुबान क्या है, बल्कि वो सबका एहतराम करते हैं। वो अपने मुल्क के साथ साथ दुनिया में रहने वाले तमाम अफराद की भलाई के लिए काम करते हैं, मसावात और अमन के फ़रोग़ के लिए जदोजहद करते हैं। मिसाल के तौर पर एक घर में 3 लोग रहते हैं। ये एक शख्स नाखुश है यानी ये गमज़दा है, तो इसके गम का असर इन पर होगा। ये कोशिश करेंगे कि इनके गम को दूर किया जाए। यही मिसाल है दुनिया की कि अगर दुनिया में कोई एक मुल्क को कोई मसला है तो चाहिए कि बाकी जितने भी ममालिक हैं वो इनको हल करने की कोशिश करें। आप देखते हैं कि जो तरक्की पजीर ममालिक हैं यानी वो ममालिक जिन्होंने अभी तरक्की नहीं की, जो कि तरक्की की राह पर चल रहे हैं, तो तरक्की याफ्ता यानी ऐसे ममालिक जो कि तरक्की कर चुके हैं वो उनकी मदद करते हैं। जैसे पाकिस्तान को काफ़ी सारे फंड्स आते हैं, उनको इमदादें दी जाती हैं, तो यही मिसाल है ग्लोबल सिटीजनशिप की कि वो अपने मुल्क में रहते हुए दूसरे ममालिक के लोगों के लिए भी फिक्रमंद होते हैं। इसी बात को ग्लोबल सिटीजनशिप कहा जाता है। बतौर आलमी शहरी वो इस बात पर यकीन रखता है कि एक फ़र्द या एक कौम की खुशहाली दूसरे अफराद या कौमों की खुशहाली पर मुनसर होती है, कि वो इस बात पर यकीन रखते हैं कि एक फ़र्द या एक कौम की खुशहाली इसी में है कि जब दूसरे अफराद या दूसरे कौम के लोग भी खुश रहें। तो यहाँ पर हमने सीखा आलमी शहरी यानी ग्लोबल सिटीज़न के बारे में। आगे चलते हैं। आलमी शहरी की जिम्मेदारियाँ। अब यहाँ पर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं ऑफ ग्लोबल सिटीज़न। दुनिया को मज़ीद बेहतर और पुरअमन बनाने के लिए बतौर आलमी शहरी हमारी चंद जिम्मेदारियाँ ये हैं। जो आलमी शहरी है उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यानी कुछ
ड्यूटीज, फराइज हैं जो कि ये हैं: तमाम इंसानों का एहतराम करना बग़ैर नस्ल, रंग, जिन्स, ज़ुबान और सकाफ़त की तमीज़ किए बग़ैर। सेकंड, इंसानी हुकूक की हिफाजत करना कि जहाँ पर आपके अपने हुकूक हैं वहाँ पर दूसरे के हुकूक भी हैं, तो आपने अपने हुकूक भी हासिल करने हैं लेकिन किसी दूसरे शख्स के हुकूक छीन कर नहीं। जैसे आप चाहते हैं कि आपके हुकूक में कोई दखल ना करे, इसी तरह आपको चाहिए कि आप भी किसी के हुकूक में मुदाखलत ना करें। थर्ड, दुनिया की फलाह व बहबूद के लिए वसाइल का मिल बांट कर इस्तेमाल करना। दुनिया में कुछ वसाइल ऐसे मौजूद हैं जो कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए पैदा किए हैं, वो मैन मेड यानी इंसान के बनाए हुए नहीं हैं, तो हमें चाहिए कि हम उनका मिल बांट कर इस्तेमाल करें। सबकी मदद करना रंग, नस्ल, जिन्स, ज़बान और सकाफ़त की तमीज़ किए बग़ैर। माहौल को साफ रखना और कुदरती वसाइल का एहतियात से इस्तेमाल करना। माहौल को साफ रखना ऐसा नहीं है कि कोई एक मुल्क अपना सारा कचरा उठाकर किसी दूसरे मुल्क में फेंक दे, बल्कि सबको माहौल साफ रखना है। कुदरती वसाइल का एहतियात से इस्तेमाल करना, यहाँ पर इन्हीं वसाइल की बात की गई है कि कुदरती वसाइल का एहतियात से इस्तेमाल करना है। यहाँ पर स्पेसिफिकली कुदरती वसाइल की बात की गई है जो कि अल्लाह ताला की तरफ से हमारे पास होते हैं। यहाँ पर जो वसाइल का जिक्र है उनमें मैन मेड यानी इंसान के बनाए हुए वसाइल भी आते हैं और कैपिटल रिसोर्सेज यानी सरमाए के वसाइल भी आते हैं। तो हमें चाहिए कि बतौर आलमी शहरी हम इन सब का ख्याल रखें और इनको एहतियात से इस्तेमाल करें। बातचीत से मामलात का हल निकालना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आजकल आप देखते हैं कि काफ़ी सारे ममालिक एटमी ताकत बन चुके हैं। ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी लड़ाई झगड़े की सूरत में एटम बम किसी मुल्क पर गिरा दें, बल्कि बातचीत से मामलात को हल करना चाहिए। जंग यानी वॉर, ये आखिरी ऑप्शन होना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि इस स्टेज तक पहुंचे ही ना, बल्कि बातचीत के ज़रिए मामलात को हल कर लिया जाए। यहाँ पर हमारे पास रीड मी पोर्शन दिया गया है, इसको रीड करते हैं। डॉक्टर रुथ फाउ एक जर्मन मालिज थी। डॉक्टर रुथ फाउ ये एक जर्मन डॉक्टर थी। इन्हें मदर ऑफ लेप्रेसी पेशेंट्स भी कहा जाता है। इन्होंने पाकिस्तान में 57 साल अपनी खिदमात पेश की और कोढ़ के मर्ज का खात्मा किया। इन्होंने 1963 में कराची में लेप्रेसी सेंटर जिजाम सेंटर की बुनियाद रखी। इस सेंटर में मुल्क भर से मरीज आकर अपना इलाज करवाते। बाद अज़ां उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में भी लेप्रेसी सेंटर बनाए और कोढ़ के मरीजों का इलाज किया। हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें मुल्क में कोढ़ के मर्ज के खात्मे पर सितारा क़ायद आज़म के अवार्ड से नवाजा। यहाँ पर जिक्र किया गया है डॉक्टर रुथ फाउ जो कि एक जर्मन डॉक्टर थी, जिन्हें मदर ऑफ लेप्रेसी कहा जाता है। लेप्रेसी एक बीमारी है जिसको हम आम ज़बान में कोढ़ का मर्ज कहते हैं या जिजाम की बीमारी, जो कि एक मोतदी मर्ज है यानी छूने से लगता है। इन्होंने पाकिस्तान में 57 साल अपनी खिदमात पेश की और पूरे मुल्क में इन्होंने कई सारे लेप्रेसी सेंटर्स कायम किए जहां पर लोगों का इलाज होता रहा। हुकूमत पाकिस्तान ने इन्हें मुल्क में कोढ़ के मर्ज के खात्मे पर सितारे क़ायद आज़म के अवार्ड से नवाजा। ये एक सिविल अवार्ड है। इनके बारे में आप क्लास 4 की इंग्लिश बुक यूनिट नंबर 3 में भी पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास मिसाल है एक आलमी शहरी की कि ये थी तो जर्मन डॉक्टर यानी जर्मन की रहने वाली थी, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान में लेप्रेसी के लिए बहुत काम किया। इन्होंने लेप्रेसी यानी कोढ़ मर्ज के खात्मे के लिए काम किया और पाकिस्तान में 57 साल अपनी खिदमात पेश की। यहाँ तक हमने सीखा शहरियत, शहरी और आलमी शहरी के बारे में। आज की वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिजिटल साइबर शहरी के बारे में पढ़ेंगे। इंसानी हुकूक यानी ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स यानी बुनियादी इंसानी हुकूक के बारे में पढ़ेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।